चिंता क्यों करता है बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। किशन रोते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ। ऐसा क्यों बोल रहा है? तू तो मेरी आंखों का तारा है। अरे, तूने कितनी कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैं तो बरसों से बीमार पड़ी हूँ। इसी बात का तो मुझे रोना आता है माँ। सोचो, मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को बीमार देख रहा हूँ, लेकिन माँ के इलाज के लिए जड़ी बूटी खरीदने के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। अपना मन छोटा मत कर। तू वर्षों से मेरा इलाज कर रहा है और वैसे भी अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। नहीं माँ, मैं जानता हूँ कि तेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल पूरी रात तू सो नहीं पाई और खांसती रही। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं तेरा पूरा इलाज कराऊंगा माँ, तू देखना, मैं कराऊंगा। इतना कहकर किशन अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही बाबूलाल की पुत्री चांदनी किशन को मिल गई। क्या हुआ किशन, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम तो जानती हो चांदनी, मेरी माँ बरसों से बीमार है। पिछले 2 दिनों से मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं उनको किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाऊं, दिखाऊं, उनके लिए जड़ी बूटी खरीद सकूं। क्या कहूं, गांव में कोई काम मिल नहीं रहा जिससे कुछ धन कमा सकूं। गांव से बाहर कमाने के लिए जा नहीं सकता क्योंकि माँ अकेली है। तो ऐसे में करूं तो करूं क्या? तुम मेरे पिता के पास चलो, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। चांदनी किशन को अपने पिता बाबूलाल के पास ले गई और सारी घटना बताते हुए बोली, इस वक्त किशन को धन की बहुत आवश्यकता है। आपसे विनती है, कुछ उधार दे दीजिए। हाँ, क्या कहें। देखो बेटा, अगर मेरा बस चलता तो मैं तो किशन को सब कुछ दे देता। इस गांव में बहुत कम लोग जानते हैं कि किशन के पिता के मेरे ऊपर कितने एहसान हैं। लेकिन तुम तो जानती हो चांदनी कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। बेटा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। किशन और भी उदास हो गया और बाबूलाल से बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे लिए सोचा, बस यही बहुत है। धन्यवाद। इतना कहकर किशन नम आंखों से बाहर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, क्या करूं, किससे उधार मांगूं, क्या करूं? तभी किशन की नजर ठाकुर की हवेली पर पड़ी। ठाकुर बलराम गांव का सबसे दबंग व्यक्ति था। गांव के अधिकांश खेत ठाकुर के ही थे और वो लोगों को कर्ज भी दिया करता था। हाँ, ठाकुर साहब से ही कुछ पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। हो सकता है कि वो मेरी कुछ मदद कर दें। हाँ, जाता हूँ। इतना कहकर किशन ठाकुर की हवेली में चला गया। ठाकुर आराम से कुर्सी पर बैठा था। ठाकुर साहब, मेरी माँ बीमार है। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हैं? पैसे चाहिए? अच्छा, ये तो बता, तेरी माँ की उम्र कितनी है? 60 साल की हो चुकी है ना? तो अब जीकर करेगी क्या? अरे क्यों मुझसे उधार मांग कर कर्जदार बन रहा है? अरे जा रे जा, मर जाने दे अपनी माँ को। तू भी चैन से रहना, हमको भी चैन से रहने दे। ठाकुर की बातों ने किशन के कलेजे को चीर दिया। वो अपने क्रोध को दबाते हुए बोला, ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। इस संसार में मेरी केवल एक माँ ही है और कोई नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख, देने को तो मैं तुझे कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन तेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अरे तू तो स्वयं अपनी माँ के साथ
टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, क्या अपनी झोपड़ी को गिरवी रखेगा? अगर रखेगा तो फिर रहेगा कहाँ? बात करता है कर्ज चाहिए। अबे जा, मैं तुझे कर्ज नहीं दे सकता, चल जा। किशन ठाकुर के आगे हाथ जोड़ने लगा। ठाकुर साहब दया कीजिए, ऐसे ना भगाइए, दया कीजिए। एक बार जो मैंने मना कर दिया तो कर दिया। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं, अपनी मर्जी से चला जा, नहीं तो तुझे भी अपना इलाज कराना पड़ेगा। और तुझे तो पता है तेरे पास पैसा नहीं है। किशन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब ठाकुर की हवेली में काम करने वाला धनीराम देख रहा था। किशन चुपचाप नजरें झुकाकर हवेली से बाहर निकल गया। ठाकुर की हवेली से अपमानित होकर किशन गांव की सीमा के निकट एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गया। ये वही कुआं था जिसके बारे में वर्षों से गांव में ये प्रसिद्ध था कि यहाँ से रातों में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ रहस्यमयी छुपा हुआ है और डर की वजह से कोई भी वहाँ पानी भरने नहीं जाता था। किशन कुएं के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगू? मुझसे अपनी माँ की गरीबी देखी नहीं जाती और ना ही उनकी तड़प। तभी वहाँ पर ठाकुर की हवेली का नौकर धनीराम आ गया। उसने किशन को उस कुएं के पास बैठे देखा तो चौंक गया। अरे अरे किशन भाई, तू बेटा यहाँ क्यों बैठा है? तुझे पता नहीं है क्या कि इस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं? गांव वाले इसे अभिशप्त मानते हैं। चल चल जल्दी चल। कहाँ जाऊं? जिसकी जिंदगी में तूफान मचा हो, उसे इन आवाजों से क्या फर्क पड़ेगा काका, बताओ भला। धनीराम रहस्यमयी अंदाज में बोला। अरे कितनी विचित्र बातें करता है। जिसका पिता कभी इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, जिसने गांव के गरीबों की मदद की, आज देखो भला उसका बेटा दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है। ये सुनकर किशन चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हें किसी ने नहीं बताया, ना ही तुम्हारी माँ ने, क्योंकि सब ठाकुर से डरते हैं। अब इसमें ठाकुर का क्या लेना देना? सब कुछ लेना देना ठाकुर से ही है बेटा। मैं वर्षों से चुप रहा ठाकुर के डर से, पर अब मुझे किसी का डर नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी में जो किया है ना, उसके बदले मैं तुम्हें यूं भटकते तो नहीं देख सकता। इतना कहकर धनीराम ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और किशन के हाथ में रख दिए। ये ले बेटा, जाकर किसी अच्छे वैद्य को दिखा अपनी माँ को। उसका ठीक होना बहुत जरूरी है ना? जा। किशन भावुक होकर झुक गया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। फिर वो उन्हें एक वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने उसकी माँ की नब्ज देखी, आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोला, इनकी बीमारी शरीर में गहराई तक उतर चुकी है। अब देखो, बचने की अब कोई संभावना नहीं है, माफ करना। हाँ, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, मेरे पास माँ के अलावा और कोई नहीं है, ऐसा ना कहिए। यही संसार का नियम है बेटा किशन। दुनिया की कोई जड़ी बूटी तुम्हारी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकती। मैं केवल इतनी औषधि दे सकता हूँ जिससे तकलीफ थोड़ी कम हो सके, बस। वैद्य ने जड़ी बूटियां दी और किशन अपनी माँ को वापस झोपड़ी में ले आया। माँ ने औषधि ली और गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद किशन फिर धनीराम के घर आ पहुंचा।
अरे किशन, क्या हुआ? वैद्य के पास गए थे ना? वैद्य ने कह दिया है काका कि माँ की बीमारी अब लाइलाज है। वो बस दर्द कम कर सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं कर सकते। धनीराम की आंखों में भी आंसू आ गए। हो, हिम्मत मत हार बेटा, हिम्मत मत हार, हम सब है ना। धनीराम काका, ये बताइए, उस कुएं के पास जो कुछ आपने मुझसे कहा, उससे मेरे मन में हलचल पैदा हो गई है। क्या वो सब कुछ सच है? क्या मेरे पिता? धनीराम रहस्यमयी स्वर में किशन की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हारी जान की सुरक्षा के खातिर तुम्हें नहीं बताया। सुनो बेटा ध्यान से, आज जो कुछ भी ठाकुर के पास जमीन जायदाद है वो कभी तुम्हारे पिता की थी। तुम्हारी माँ तब गांव में रानी की तरह मानी जाती थी, एकदम महारानी की तरह। तुम्हारे पिता के साथ ठाकुर का दोस्ताना था, पर वो दोस्त धोखेबाज निकला। फिर क्या हुआ काका? तुम्हारे पिता ने ठाकुर पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का फायदा उठाकर सारे के सारे दस्तावेज अपने नाम करवा लिए। तुम्हारे पिता बेचारे टूट गए और तभी से तुम्हारे घर का बुरा समय शुरू हो गया। किशन की आंखें जलने लगीं, होंठ भींच कर बोला, फिर इसके बाद क्या हुआ काका? इसके बाद बेटा कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे पिता और ठाकुर को आखिरी बार उसी कुएं के पास देखा गया था जहां आज तुम बैठे थे। किशन की आंखें चौड़ी हो गईं। और उसी दिन से उस कुएं से आवाजें आने लगी। लोगों ने दबी जुबान में कहना शुरू कर दिया कि ठाकुर ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी और शव उसी कुएं में फेंक दिया। किशन का चेहरा एकदम सख्त हो गया, आंखों में आग सी चमकने लगी। आज मैं माँ से सच जान कर ही रहूंगा।